पहले तो कल वाला डाउट क्लियर कर लेते हैं, क्या था कल वाला जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था रिवर्स एक्विजिशन का। उसमें एंटिटी ए ने एंटिटी बी को एक्वायर किया था। एंटिटी ए लीगल एक्वायरर, एंटिटी बी लीगल एक्वायरी था। एंटिटी ए ने एंटिटी बी को शेयर्स इशू किए थे और उसकी वजह से कंट्रोल एंटिटी बी का आ गया था। तो हमने कहा भाई प्री बीसी और पोस्ट बीसी परसेंट कैलकुलेट हमने किया था और उससे एंटिटी बी का कंट्रोल आ गया। तो हमने कहा भाई अकाउंटिंग एक्वायरर एंटिटी बी है और अकाउंटिंग एक्वायरी हो गया था एंटिटी ए। तो अब अल्टीमेटली पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन ये मानते हुए करना था हमें कि अल्टीमेटली बी ने ए को एक्वायर किया है। तो फिर पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन आखिर में जो बैलेंस शीट बनेगी वो तो एंटिटी एक ही बननी है, उस एंटिटी एक ही बननी है। और कल आपने पूछा भी था कि सर वो एनसीआई का क्यों नहीं कैलकुलेशन हुआ। तो भाई एंटिटी एक ही बुक्स है, एंटिटी एक ही बैलेंस शीट है, तो उसमें वो अपने आप को एनसीआई कैसे दिखाएगी। उसकी सारी एसेट लाइबिलिटी तो उसने वैसे ही दिखा रखी कैरिंग अमाउंट में, इसलिए एनसीआई आना नहीं था। तो पूरा कंसिडरेशन जो है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हमने ये मानते हुए किया कि बी ने ए को टेक ओवर किया, वरना ए ने बी को टेक ओवर किया था तो फिर तो हमारा जो कंसिडरेशन था वो शायद 2400 आ रहा था, क्योंकि 150 शेयर थे और एक शेयर 16 रुपए का था, तो 2400 आना था। लेकिन ए ने बी को एक्वायर किया तो 2400 होता। अब एक्वायर तो बी ने ए को किया है, तो पूरा सवाल हमको ये मानते हुए करना है, अकाउंटिंग पूरी ये मानते हुए करना थी कि भाई बी ने ए को एक्वायर किया। इसीलिए एसेट्स, नेट एसेट्स भी हमने किसकी देखी थी, ए की। एक्वायरी की देखते हैं ना, नेट एसेट्स किसकी देखते हैं, एक्वायरी की। तो एक्वायरी की नेट एसेट्स देखते हैं, फेयर वैल्यू पे देखते हैं, एक्विजिशन डेट पे देखते हैं। तो हमने एक्वायरी की नेट एसेट्स देख ली थी, तो ए की नेट एसेट देखी। फिर कंसिडरेशन की बात करें तो वो भी हमको यही मानते हुए निकालना था कि भाई बी ने ए को एक्वायर किया है। तो हमने बोला भाई बी ने, जबकि असलियत में किया किसने था, ए ने बी को एक्वायर किया था, पर 2400 कंसिडरेशन ले नहीं सकते थे, तो बी ने ए को एक्वायर किया ये मानना था। तो फिर हमने ये देखा कि भाई अगर बी ए को एक्वायर करता, अच्छा बी ने ए को एक्वायर किया है ये मान रहे हैं, और बी का 60%, बी का 60 ए का 40 ले गया था ना, तो बी का 60% है ये मानते हुए। तो अब हम बोल रहे हैं कि भाई फिर कंसिडरेशन क्या होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई बी ने ए को एक्वायर किया, जिसकी वजह से बी के पास 60% है और ए के पास 40% रह गया। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि बी अगर ए को एक्वायर कर रहा है, बी अगर ए को एक्वायर कर रहा है तो फिर ए को वो कितने शेयर देता, ए को वो कितने शेयर देता जिससे कि बी का 60% ही रहता। हाँ ले लिए वो तो उसने। ए का 60% कितना है, 150, 150 इंटू फिर वही हो जाएगा वो तो वही हो गया ना, 2400 आ जाएगा ना। 150 शेयर एक के है ना, वो तो 150 शेयर तो एक है, तो फिर एक के शेयर से वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी वो तो फिर एक तरीके से वही ट्रांजेक्शन हो गया जो ए ने बी को एक्वायर किया। एक कंसिडरेशन तो ए ने इशू किया है ना, तो इसलिए हमको ये देखना है कि बी का 60% है, तो अगर बी ए को एक्वायर करता तो बी के पास 60% शेयर 60 के बराबर, तो वो ए को इशू करता ना। आप वो जो शेयर लोगे फिर वो ए ने बी को इशू किए 150 शेयर, लेकिन बी अगर एक्वायरर है नहीं, तो ये सबसे बड़ी बात है, बी अगर एक्वायरर होता, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्वायरर है, पर बी अगर एक्वायरर होता तो बी ए को शेयर इशू करता, तो बी ए को शेयर अपने इशू करता। बी ए को शेयर, कोई भी कंपनी अपने ही तो शेयर इशू करेगी, तो बी बी के शेयर इशू करता। तो कितने शेयर इशू करता ताकि उसके पास उसका जो शेयर है वो 60% रहे। तो उसके पास जो 60 शेयर थे अगर वो 60% के बराबर है तो टोटल शेयर 100 होते हैं। तो इसका मतलब बी अगर ए को एक्वायर करता और बी के पास 60% रहता, तो फिर ए को 40 शेयर देता, तो वो ए को 40 शेयर देता, तो 40 इंटू 40 1600 रुपए। ये किसके शेयर हैं, बी के। क्यों देखा बी के शेयर, यही डाउट है आपका। तो बी तो एक्वायर कर रहा है, तो जो एक्वायर कर रहा है उसी के तो शेयर देखूंगा कि वो कितने इशू करता, क्योंकि वो अपने ही तो शेयर इशू करेगा। ठीक है, मतलब ये मेरे समझाने की बात नहीं है। आपसे कोई पूछे रिलायंस किसके शेयर इशू करेगी, तो रिलायंस की करेगी। तो बी लिमिटेड अगर ए को एक्वायर एक्वायर करता, अगर तो बी बी अपने शेयर इशू करता,
तो अपने शेयर वो कितने इशू करता था कि उसका 60% रहे? वो 40 ही करता। वो 40 करता और उसका एक शेयर 40 रुपए का था, तो 1600 कंसिडरेशन आ गया। ये पहला केस था। पर पहला 33 ने कहा नहीं यार ऐसे मत सोचो, आप तो कुछ भी इशू कर सकते थे। तो इशू होना क्या था वो देखो आप, क्योंकि बैलेंस शीट भी आखिरी में किसकी बनेगी? एक ही बनेगी, और उसमें शेयर कितने आएंगे? 250। नंबर तो वही आएंगे। तो नंबर 250 आएंगे तो आपका कंट्रोल तो 100 शेयर पे आया ना। आपका कंट्रोल 100 शेयर पे आया, तो आपने जो कंट्रोल लिया वो 100 शेयर पे लिया, तो उसकी वर्थ बताओ, बस वो फेयर कंसिडरेशन इस तरीके। और कंसिडरेशन आखिरी स्टेप में थोड़ा ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल लेते वक्त एनसीआई क्यों नहीं आया हो, तो क्लियर ही है। एनसीआई का मतलब बी ने ए को एक्वायर किया तो ए ही एनसीआई है, तो एक ही तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बुक्स तो पूरी की पूरी वही है, तो इसलिए वो एनसीआई की बात ही नहीं है। तो थोड़ा अजीब सी अकाउंटिंग दे दी है, पर अब हमने पढ़ा इसको। क्या था? टू तो ये भी मैं समझा देता हूँ, ट्राई करना इसको आप ही, है ना? कर लिया ये? हो गया होगा? तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आज मन कम है पढ़ाने का, सच में। पढ़ना है तो पढ़ा भी दूंगा, ऐसी बात है। कब तक है ना? मेरा आज अच्छा नहीं, मैं सैटरडे पढ़ाते ही नहीं हूँ। और मैं क्या होता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये शेड्यूल आता है रोज रात को, तो मैं वो देखता भी नहीं। मैं रोज आके यही पूछता हूँ मेरी क्लास कितनी बजे, मुझे नहीं मालूम होता। तो मैं रोज बोलना भी भूल जाता हूँ कि सैटरडे क्लास में। एच लिमिटेड ने 100% इक्विटी शेयर एक्वायर कर लिए एस लिमिटेड के। तो लीगल एक्वायरर कौन है? एच लिमिटेड। अब मैं समझा देता हूं, आप घर पे कर लेना इसको। और लीगल एक्वायरी कौन है? एस लिमिटेड। नॉन करेंट असेट से करेंट असेट से 80 शेयर, ये एच के 80 शेयर, 100 शेयर है, एस के 80 शेयर है। अदर इक्विटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी और ये, ठीक है। तो सिंपल, एच का शेयर 20 रुपए का है और ये 50 का है, मतलब तुम्हारे ढाई के बदले में मेरा एक काफी है। ये 1:2.5 हो गया, ये वही 16 और 40 का ही रेशो है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये शेयर की वैल्यू दे रखी दोनों की। एच लिमिटेड इशू शेयर इन एक्सचेंज रेशो। अच्छा, ये इसी रेशो में है, क्योंकि कल रेशो भी दिया था और प्राइस भी दी थी, आज बोला प्राइस के रेशो में ही है। तो भाई एच का एक शेयर कितने का है? 20 का। और एस का एक शेयर कितने का है? 50 का। ठीक है, तो कैसे देखेंगे इसको? 2:5 को, 2:5, ये बोले 1:2.5। ठीक है, मतलब एस लिमिटेड के 2.5 शेयर के बदले में, एस लिमिटेड के 2.5 शेयर के बदले में एच अपना एक शेयर दे देगा। मैं तो वही बोल रहा हूं। नहीं, एच ने एस को एक्वायर किया ना यहाँ पे। हाँ, मतलब आपको, आप समझ गए ना कहानी का मतलब? ठीक है ना? तो ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ एनसी एसेट, नॉन करेंट एसेट होगी। इसकी फेयर वैल्यूज आपको दे रखी, दोनों की दे रखी है यहाँ पर। तो अब बिजनेस कॉम्बिनेशन रिवर्स इक्वेशन है कि नहीं, चेक करो। कैसे चेक करोगे बताओ? भाई एच के पास 100 शेयर तो थे ही, ठीक है। एस के पास 80 शेयर थे, एक के बदले में 2.5 शेयर, तो 160, सॉरी 200। आज वो सैटरडे इफेक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सोचो आप मेरी हालत है ना? तो एच के पास पहले 100 शेयर थे, उसने 200 और इश्यू कर दिए, तो पहले 100% था। अब एच के पास 300 में से 100 रह गए, तो 33 पॉइंट, तो वो उसका एस का 66 पॉइंट। ठीक है, तो एस ने एच को एक्वायर किया, रिवर्स एक्विजिशन का केस आ गया। अब नेट एसेट किसकी लोगे? एच की। तो इस सवाल में नेट एसेट जो निकाली गई होंगी वो ये एच की निकाली गई होगी। ठीक है, नेट एसेट तो एच की निकाली होगी ना भाई। वैसे तो एच ने एस को एक्वायर किया था, पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कि भाई एस ने एच को एक्वायर किया है। ठीक है, तो नेट एसेट हमेशा एक्वायरी की देखते, तो एच की देख लेना। और कंसिडरेशन
कैसे देखेंगे? वैसे तो क्या हुआ है देखें, एच ने कितने शेयर इशू करे अपने, एच ने, वैसे तो एच ने कितने शेयर इशू करे 200, और एच का एक शेयर कितने का है 20, तो 200 इंटू 20, तो ये कितना आ रहा है? पर ये थोड़ी लेंगे, ये नहीं लेंगे, है कि नहीं? लेंगे क्या? अगर एस शेयर इशू करता तो कितने करता, वो निकालो जरा, और ये पैरा 33 लगा लो, कितने शेयर पे कंट्रोल आया? अरे सिंपल है, पैरा 33 बहुत सिंपल है, आपका कितने शेयर पे कंट्रोल आया? एच एस का एच के 100 शेयर पे कंट्रोल आया, 100 शेयर पे कंट्रोल आया, और वो 100 शेयर 20 के 2000, 2000 कंसिडरेशन आ गया, और वैसे निकालते तो बिना पैरा 33 के 2000 ही आएगा ना, क्योंकि वो रेशो सेम है। तो कल वाला सवाल ही हो गया, बस तो फिर कर लेना, और तो क्या हो गया। नहीं तो एज इट इज, मैं तो कहूंगा कल वाला क्वेश्चन रिवाइज करो और ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम। अब मालूम है, ये और ट्राई कर सकते हो आप, हाँ ये ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। टीए, सुनना ध्यान से, और टीए दो कंपनी है, हाँ डाटा ही बनाएंगे, दोनों ने मिलके डाटा बना ली। ये अमलगमेशन है जब न्यू कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है? अब ध्यान सुनना, ये जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई तो ये दोनों कंपनी तो बंद होनी होनी, अब ये नई कंपनी कंसिडरेशन देगी इसको भी और इसको भी। अब मान लो दोनों को कैश दे दिया तो बात खत्म हो गई, कंट्रोल रहा ही नहीं, वो तो नॉर्मल केस हो गया, दोनों कंपनी बंद हो गई। अब इसको भी 50% शेयर दिए और इसको भी 50% शेयर दिए, कॉमन कंट्रोल हो गया, ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन कहलाता है, हमने पढ़ा हुआ है, छोड़ दो। और अब इसने मान लो टोटल शेयर इशू किए 1000, है ना, इसको 600 शेयर दिए, इसको 400 दिए, इसने नई कंपनी ने टीए लिमिटेड, सुनो आप भी सुनो, आप वैसे बीच में आया पर सुनो, टीए लिमिटेड बंद हो गई, टीए लिमिटेड बंद हो गई, दोनों ने नई कंपनी बना ली, अमलगमेशन का केस है ये, है ना। अब डाटा लिमिटेड जो है वो डीए टीए के शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी कंसिडरेशन में, टोटल शेयर 1000 इशू किए, 600 इसको किए, 400 इसको किए, 500 500 किए होते तो कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन था, लेकिन 600 और 400 किए, तो अल्टीमेटली इनका कंट्रोल आ गया 60 और इसका 40, तो नाम जरूर डाटा का है, आखिरी बैलेंस शीट डाटा की बनेगी, लेकिन क्या माना जाएगा? टीए ने टीए को खरीदा, टीए ने, और ये आएगा टीए ने डीए को खरीदा, नंबर ऑफ शेयर से देखना पड़ेगा ना, तो कोई भी किसी को भी शेयर दे सकता है, क्लियर? तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो वो तो रियलाइजेशन से बंद कर देंगे ना, वो बंद थोड़ी करना है, हमें बंद करने की एंट्रीज नहीं करनी है, हमें बिजनेस कॉम्बिनेशन में डाटा लिमिटेड की बुक्स की एंट्रीज। हाँ मैं आपको चलो ये एक सवाल समझा दिया, कल वाले में और इसमें अंतर क्या है बताओ भाई? जैसे कल वाले में ए और बी थे, ए और बी बंद हो गए, सी नहीं बना रहे, कल ए ने बी को एक्वायर कर लिया था तो बी ने ए को मान लिया था, वैसे ही हम यहाँ पे न्यू कंपनी बन रही है, अंतर सिर्फ इतना सा है, ठीक है ना? तो एक मिनट, ये हो गया। हाँ मैं ऐसा एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ ना आपको, ये मालूम हो जाएगा आपसे बहुत इजीली, वो शेयर के नंबर से ये देखो, बस आपको यही आइडेंटिफाई तो करना है किसने किसको खरीदा, तो नंबर ऑफ शेयर से निकल जाएगा वो, तो बस वो जिसने एक्वायर, इसमें एक्वायरर एक्वायरी निकल जाएगा, कुछ नया अलग से करने नहीं पड़ेगा सब। अब आ गया ना, तो हमारी बैलेंस शीट बनी जाएगी। मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो एक बार, भाई क्या होगा, मैं भी देखो, या दो ही तरीके से ही होते हैं, या तो आप ट्राई कर लो या मैं करा दूं, मैं मौखिक बताऊंगा अभी आपको ना, तो वो डाउट ही क्रिएट होता है उससे, अननेसेसरी आप समझने की कोशिश करोगे, मैं भी मौखिक समझाऊंगा तो उससे होगा नहीं। देखो सिंपल से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, हमने जो कल एंटिटी ए और एंटिटी बी वाला क्वेश्चन किया ना, उसको पहले अच्छे से एक बार कर लो, करके देखो, अगर नहीं कराओ तो करके देखो, फिर उसके बाद जो है ना, ये वाला जो भी हमने एग्जाम्पल के एच और एस वाला, इसको भी कॉपी पे करो, इसको छोड़ो मत ऐसे, रिवर्स इक्वेशन, ठीक है? और उसके बाद ये डाटा वाला क्वेश्चन, फिर मंडे को मैं करा दूंगा, ठीक है ना? ये आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, मुझे मालूम है ना एक्चुअली, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, तो आप जब तक प्रैक्टिस करके, क्या होगा, अभी मैं इसमें कुछ बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी बात,
और आप जब ये डाटा वाला क्वेश्चन खुद करोगे तो जो एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए वो खुद से होगा जनरेट। अभी मैं समझा दूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये क्वेश्चन हमको पूछना था। ये जब अमलगमेशन में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो वो आप करके देखो एक बार मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये कर लो आज। बाकी इसमें और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये देखो ये सेम वो डाटा वाला क्वेश्चन ना, ये कॉमन कंट्रोल से भी दे रखा है। मैं मंडे को एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिसमें एक ही क्वेश्चन को मैं कॉमन कंट्रोल से और इससे करवा दूंगा, तो हो जाएगा। आप ट्राई करो। कॉमन कंट्रोल की भी आप रहने देना ना, आप केवल एच और एस वाला करो। आप कुछ मत करो। एक तो पिछले जो इनको जो रिवीजन के नोट्स दिए हैं वो नोट्स एक बार ले लो। उसके अलावा आप केवल प्रोफेशनल डायनेमिक वाला क्वेश्चन कर लो अभी, और फिर रिवर्स इक्वेशन में ए और बी वाला कर लो, और एच और एस वाला कर लो। बस आप अभी कुछ करो ही मत, अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, जरूरत नहीं। और कॉमन कंट्रोल में भी मंडे को वापस रिवाइज कराऊंगा तो उसमें हो ही जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस ये चेन होल्डिंग करना है ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे में वो कर लेंगे खत्म। टोटल देखो, मतलब आपके जैसे तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, अपन टोटल तो क्या लगा लें, काफी सारे इंडेक्स कोर्स में है। लेकिन सीएमए फाइनल में 103, 110, 115 रेवेन्यू रिकवरी, ये तीन ही मेजर डिटेल में है थोड़े। बाकी 116 भी एक लीज, और बाकी से मतलब ज्यादा लेंदी नहीं है इंडेक्स सारे ही कोर्स में लगभग। कुछ ही 4-6 इंडेक्स ऐसे जो आपके सिलेबस में नहीं है या रिलेवेंट नहीं, बाकी सब है। अब जैसे मैंने इंडेक्स 12 का बेसिक दिया था आपको, बेसिक क्वेश्चन है, मॉड्यूल में उतने ही होंगे, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना तो पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, मतलब फिर भी पढ़ना पड़ेगा। करेंगे तो सारे ही अपने, अपन इतना करेंगे कि अपने से एग्जाम में, सीएमए की एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन और सीएमए के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हो जाए। उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा ही पढ़ना है इनको, तो कुछ भी कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। तो मेरा तो आपसे ये, मतलब मेरा मानना है कि आप एंटिटी रिवर्स इक्वेशन में एंटिटी ए बी वाला, ए और बी एंटिटी बी वाला क्वेश्चन कर लो। एच और एस वाला पहले करो अच्छे से कॉपी पे, टाइम लगता है उसको, प्रैक्टिस की जरूरत है, टाइम की जरूरत है। और उसके बाद जो है आप ये डीए टीए वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, बहुत इजी है। पर कोई डाउट आएगा तो मत कर लेंगे, वैसे मैं ऐसा एक क्वेश्चन करा। ठीक है।